अब अपन बात करते हैं कि ये जो कस्टम एक्साइज ड्यूटी के रूल्स हैं, ये रूल्स किसके लिए, जो मैन्युफैक्चर वाला अपन एक्सपोर्ट कर रहे थे ना उसके लिए, जो 75 में यूज़ होता है उसके लिए। अब फिर से जैसे ही रूल शुरू होता है, पहला रूल सिर्फ हमको डेफिनेशन बताता है, रूल नंबर 2। इसमें डेफिनेशन पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि इसमें ड्रॉबैक का मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, ड्रॉबैक का मीनिंग इसमें क्या होता है, इन रिलेशन टू एनी गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। जो गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं इंडिया में, यानी कि हम 75 की बात कर रहे हैं और फिर वो एक्सपोर्ट हो रहा है, ऑफकोर्स 75 एक्सपोर्ट से डील करता है, नहीं तो कस्टम तो रोल में ही नहीं आएगा। मीन्स द रिबेट, मतलब जो वापस मिलने वाला है ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी का रिबेट है ऑफकोर्स, लेकिन उससे हमको कुछ चीज़ को अलग कर देना है, इसलिए क्या वर्ड यूज हुआ है, एक्सक्लूडिंग। यानी इसमें इंटीग्रेटेड टैक्स लेविएबल अंडर सबसेक्शन 7 एंड कंपनसेशन अंडर सेक्शन नंबर 9 ऑफ सेक्शन नंबर 3 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट, मतलब इंटीग्रेटेड टैक्स और सेस कंपनसेशन सेस, ये दोनों का इनपुट नहीं मिलेगा आपको वापस, ऐसा बोला गया है इसकी डेफिनेशन में ड्रॉबैक की। एक्सरसाइजेबल मटेरियल्स, मतलब जिनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती है वो वाले मटेरियल, जिस पर भी ये सब जो भी सब्जेक्ट टू दिस ड्यूटी है वो। एक्सपोर्ट विथ इट्स ग्रामेटिकल लिंक, ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट है या नहीं है देख लेते हैं। टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू प्लेस आउटसाइड इंडिया और टेकिंग आउट फ्रॉम अ प्लेस इन डोमेस्टिक टैरिफ एरिया टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन को भी यहाँ पर एक्सपोर्ट माना गया है। वहाँ पर ऐसा कुछ था क्या, नहीं, यहाँ है क्या, हाँ। Hence, export is completed. Export is defined as taking out of India to a place outside India. Hence, export is complete when goods leave territorial waters of India. जब तक वो territorial waters of India को नहीं लीव करते, आप उसको export नहीं मान सकते हैं. It does not matter whether the goods reach the destination or not. ड्यूटी ड्रॉबैक विल बी अवेलेबल वंस एक्सपोर्ट इज कंप्लीट। जैसे ही वो मेरे इंडिया, देखो मेरा एक इंडिया है, ये मेरा इंडिया, उसका पानी भी मेरा, भारत मेरा तो उसका पानी भी मेरा, तो जब वो उस पानी के बाहर चला जाएगा, जैसे ही मेरे को उस पानी के बाहर चले जाएंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा एक्सपोर्ट ड्यूटी का क्रेडिट। अब इसमें एक केस लॉ दिया है, UOI वर्सेस राजेंद्र डाइंग एंड प्रिंटिंग मिल्स। इसमें क्या होता है, इट हैज़ बीन हेल्ड दैट एक्सपोर्ट इज कंप्लीट व्हेन गुड्स क्रॉस द टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। एक्सपोर्ट तो कंप्लीट ही तब हो जाता है जब वो क्रॉस कर जाते हैं हमारे टेरिटोरियल वाटर को। इफ़ शिप सिंक्स, बीच में डूब गई टेरिटोरियल वाटर्स के, तो एक्सपोर्ट इज नॉट कंप्लीट। अगर वो टेरिटोरियल वाटर्स में डूब गई तो एक्सपोर्ट कैसा कंप्लीट हुआ, मैं देश मेरा तो उसका पानी भी मेरा, तो जब तक मेरे पानी में ही मेरी शिप डूब गई तो फिर उसका कहाँ से एक्सपोर्ट माना जाएगा आपको, हैंस इट इज़ नॉट पेपर। फिर एक सन एक्सपोर्ट्स 35 ईयर 8241 ये है, इट वॉज हेल्ड दैट एक्सपोर्ट इज कंप्लीट वंस द गुड्स लीव इंडियन वाटर्स एंड प्रॉपर्टी पासेस टू द परचेसर्स। अच्छा, ऊपर तो उसने सिर्फ क्या बोला, वंस दे क्रॉस द टेरिटोरियल वाटर, लेकिन नीचे उसने क्या बोला, वंस द गुड्स लीव इंडियन वाटर्स एंड प्रॉपर्टी पासेस टू द परचेसर। एक बार प्रॉपर्टी भी पास होने की बात कह रहा है वो। इवन इफ गुड्स रिटर्न ड्यू टू इंजन ट्रबल, ड्यूटी ड्रॉबैक इज पेपर। वाह, इंजन ट्रबल के कारण भी अगर गुड्स वापस आ रहे हैं तो वो ड्यूटी ड्रॉबैक पेबल हो जाएगा, यानी ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा। इतना ही बोला। इम्पोर्टेड मटेरियल जो इंडिया में आए हैं और ड्यूटी चार्ज हुई है, पे हुई है, यानी इसमें लिखा चार्जेबल लिखा हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मैन्युफैक्चर इंक्लूड्स प्रोसेसिंग ऑफ और एनी अदर कोऑपरेशन, ये मुझे उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा। ड्यूटी ड्रॉबैक इज अलाउेबल नॉट ओनली ऑन मैन्युफैक्चर बट ऑल्सो इन द प्रोसेस और एक्टिविटीज़ कैरिड आउट इन इंडिया। ठीक है, ये हमने पढ़ लिए थे। दस ड्रॉबैक इज अवेलेबल नॉट ओनली ऑन मैन्युफैक्चर बट ऑल्सो ऑन प्रोसेसिंग एंड जॉब वर्क। जॉब वर्क और प्रोसेसिंग कुछ भी आप गुड्स पे कर लो, उस पर आपको मिल जाएगा, भले उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो रही हो। टैक्स इनवॉइस, ठीक है, जो GST एक्ट का टैक्स इनवॉइस है वो यहाँ पर टैक्स इनवॉइस। ड्रॉबैक रूल नंबर 3। अच्छा, हमने बोले थे कि रूल नंबर 3 में हम पढ़ेंगे ऑल इंडस्ट्री रेट, लेकिन उसने बोला था कि ये तो रिवाइज होकर रूल नंबर 4 बन गया है। अभी हम सिर्फ रूल नंबर 3 पढ़ रहे हैं, देखते हैं इसमें क्या लिखा है।
subject to the provision of Custom Act 1962, the Central Excise Act 1954, and the rules made thereunder. And these rules, a drawback may be allowed. Drawback कब allow हो सकता है? On export of the goods at such amount or at such rate as may be determined by the central government. ये तो कुछ सुना सुना सा ही लग रहा है, ऑल इंडस्ट्री रेट जैसा. ठीक. However, where any goods are produced or manufactured from imported material or exercisable material, on some of which only the duty chargeable thereon has been paid and not on the rest. यानी कुछ उसमें imported goods यूज़ हो रहे हैं, कुछ यूज़ हो रहे हैं नॉन इम्पोर्टेड गुड्स. अगर ऐसे कोई मटेरियल तो only the part of the duty chargeable has been paid or only a part of the duty chargeable has been paid or the duty paid has been rebated or refunded in whole or in part or given as credit under any of the provision of कस्टम एक्ट एंड द रूल्स मेड देयरअंडर और सेंट्रल एक्साइज एक्ट, या तो सेंट्रल एक्साइज एक्ट या कस्टम एक्ट. तो इसमें क्या बोल रहा है वो? द ड्रॉबैक एडमिसेबल ऑन द सेड गुड्स शैल बी रिड्यूस्ड टेकिंग इनटू अकाउंट द लेसर ड्यूटी पेड और द रिबेट रिफंड और क्रेडिट ऑब्टेन. फिर से देखते हैं. हाउएवर, हालांकि जहाँ पर गुड्स आर प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर फ्रॉम इम्पोर्टेड मटेरियल, अगर हम गुड्स और को प्रोड्यूस करें या मैन्युफैक्चर करें किससे? इम्पोर्टेड मटेरियल से या फिर एक्सरसाइजेबल मटेरियल से, क्योंकि दोनों चीज़ यूज़ होती हैं. ऑन सम ऑफ विच, अगर मतलब ऐसे कुछ हैं, ऑन सम ऑफ विच ओनली द ड्यूटी चार्जेबल देयर ऑन हैज़ बीन पेड, केवल और केवल ड्यूटी ओनली ऑन सम ऑफ विच मतलब कुछ इन पे only the duty chargeable thereon has been paid and not on the rest, मतलब कुछ पर ही ड्यूटी पे हुई है, कुछ पर नहीं हुई है. और only a part of the duty chargeable has been paid, यानी पूरी ड्यूटी भी नहीं पे हुई है, केवल पार्ट पे हुआ है. और ड्यूटी पेड हैज़ बीन रिबेटेड और रिफंडेड, और जो ड्यूटी पे की थी वो आपको रिफंड मिल गया, किसी भी तरीके से मिल गया, चाहे पूरा मिला हो, पार्ट मिला हो, या फिर क्रेडिट मिल गया हो. क्रेडिट मतलब सेट ऑफ टाइप का. under any provision of Custom Act 1962 and the rules made thereunder or the Central Excise Act 1944 and the rules made thereunder, दोनों ही एक्ट और दोनों ही के रूल. The drawback admissible on the said goods shall be reduced, अब उस पर जो ड्रॉबैक है वो रिड्यूस हो जाएगा. क्या अकाउंट में लिखे? लेसर ड्यूटी पेड और द रिबेट रिफंड और क्रेडिट ऑब्टेन, जो भी इन दोनों में से कम होगा उससे वो कम हो जाएगा, है कि नहीं? लेसर ड्यूटी पेड या फिर जो भी रिफंड हुआ है, ठीक, उससे ये अमाउंट आपका कम हो जाएगा. किससे किससे? ड्यूटी और ड्रॉप ड्यूटी या फिर दूसरी जो भी चीज़ आपने रिफंड अगर ले लिया तो वो. अब नेक्स्ट, नो ड्रॉबैक इन सर्टेन केसेस. ड्रॉबैक इन केसेस में नहीं मिलेगा. ऊपर भी हमने कुछ देखे थे कि ड्रॉबैक इन केसेस में नहीं मिलेगा. फिर से एक बार देख लेते हैं वो कौन से ऐसे केसेस थे जो हमने 75 के सब सेक्शन में देखे थे. थोड़ा सा ऊपर चलते 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 अभी यहाँ हम पहुँचने ही वाले हैं. वो 3 कंडीशंस थी परसेंटेज वाली, मुझे याद आ गया. एक तो परसेंटेज वाली कंडीशन थी, दूसरी वैल्यू ऑफ द गुड्स थी और तीसरी आरबीआई वाली कंडीशन. तो फिर ये क्या है? तो फिर ये क्या है जो रूल नंबर 3 हमें फिर से बता रहा है? जब हम एक बार सेक्शन में पढ़े तो हमको फिर से रूल क्यों बता रहा है? वही चीज़. नो ड्रॉबैक इन सर्टेन केसेस, नो ड्रॉबैक शैल बी अलाउड इफ द सेड गुड्स एक्सेप्ट टी चेस्टेड यूज फॉर पैकिंग मटेरियल्स फॉर एक्सपोर्ट. देखो टी चेस्ट मतलब ही होता है जो जिसमें टी को रखा जाता है, तो वो ऑलरेडी एज अ पैकिंग मटेरियल अगर यूज़ हो रहा है. एक्सपोर्ट ऑफ ब्लेंडेड टी यानी 2-3 टाइप की टी को मिला के अगर वो यूज़ हो रहा है, उस चीज़ को छोड़ दो, उस चीज़ को छोड़ दो, वो आप कर सकते हो, उस पर ड्रॉबैक ले सकते हो. हैव बीन टेकन इनटू यूज़ आफ्टर मैन्युफैक्चर, ठीक है. अगर जो गुड्स आपने प्रोड्यूस कर लिए हैं उसको मैन्युफैक्चर के बाद आप यूज़ कर रहे हो तो फिर अलाउ नहीं होगा, लेकिन वो टी वाले में अलाउ हो जाएगा. इफ़ द सेड गुड्स आर प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग इम्पोर्टेड मटेरियल और एक्साइजेबल मटेरियल्स, ठीक है. अगर गुड्स यू प्रोड्यूस हुए हैं कैसे भाई, हमने तो देखे थे ना, इम्पोर्टेड मटेरियल या फिर कोई से भी हो सकते हैं. इन रिस्पेक्ट ऑफ विद ड्यूटी अगर आपने पे नहीं की है तो फिर कैसे अलाउ कर देंगे? तो आप कुछ भी बोल रहे हो.
जूट बैचिंग ऑयल जो कि आप यूज़ कर रहे हो एक्सपोर्टेड यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट नेमली जूट यार्न ट्विस्ट एक्सेट्रा। ठीक है, जूट बैचिंग ऑयल जो कि एक्सपोर्ट गुड में यूज़ हो रहा है जैसे कि जूट बैग्स वगैरह में। ठीक, if the said goods being packing materials, ठीक है, if the said goods being packing materials have been used in or in relation to export of jute yarn jute fabrics etc। तो अगर सेड मटेरियल को आप यूज़ कर रहे हो पैकिंग मटेरियल के तौर पे और इन रिलेशन टू एक्सपोर्ट ऑफ जूट यार्न के वगैरह के एक्सपोर्ट में आप उसको यूज़ कर रहे हो, तो कुल मिला के ये अपने को समझ आया तो है लेकिन उतने अच्छे से याद नहीं हुआ। तो अब याद करने की कोशिश करते, पहला चीज़ क्या है भैया, आप किसी भी चीज़ को अगर सेड गुड्स को आप एक्सपोर्ट कर रहे हो और अगर आपने उसको यूज़ कर लिया मैन्युफैक्चर पर तो नहीं होगा, लेकिन टीचर्स को आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी टीचर्स को नहीं, केवल वो जो ब्लेंडेड टी को रखते हों और एज ए पैकिंग मटेरियल यूज़ हो रहे हो। ठीक, नेक्स्ट, if the said goods are produced or manufactured using imported materials or accessizable materials और वो ड्यूटी ही पे ना करी हो तो भैया नहीं। फिर जूट के 2 पॉइंट है। पहला, जूट बैचिंग ऑयल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स नेमली जूट यार्न ट्विस्ट एक्सेट्रा। ठीक, जूट यार्न ट्विस्ट एक्सेट्रा के मैन्युफैक्चर में जो जूट बैचिंग ऑयल यूज़ होता है वो। फिर अगर वो ही सेड गुड्स बीइंग पैकिंग मटेरियल्स, अगर वो पैकिंग मटेरियल है, किस चीज़ का पैकिंग मटेरियल है वो, जूट यार्न वगैरह का, तो फिर उसमें नहीं। फैक्टर कंसिडर्ड वाइल डिटरमाइनिंग अमाउंट या फिर रेट ऑफ ड्रॉबैक, हम चल रहे हैं रूल नंबर 3 में। ठीक है ना, रूल नंबर 3 में ही चल रहे हैं। ऑल इंडिया रेट है कि नहीं वो अभी क्लियर नहीं हुआ है। अगर रूल नंबर 4 में सामने आता है तब भी मैं कंफर्म होगा कि रूल नंबर 3 में ऑल इंडिया रेट है या ऑल इंडस्ट्री रेट है या रूल नंबर 4 में। तो फैक्टर्स कंसिडर्ड बाय डिटरमिनिंग द अमाउंट या फिर रेट ऑफ ड्रॉबैक, इन डिटरमाइनिंग अमाउंट और रेट ऑफ ड्रॉबैक अंडर दिस सेंट्रल गवर्नमेंट शैल हैव रिगार्ड टू, क्या क्या किस चीज़ का रिगार्ड करेगी भाई, कितनी क्वांटिटी या फिर वैल्यू हर क्लास या फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ द मटेरियल फ्रॉम विच द पर्टिकुलर क्लास ऑफ गुड्स इज ऑर्डिनरीली प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। ठीक है, जो भी आप बेचने वाले हो वो इंडिया में जब प्रोड्यूस होता है तो उसमें कितनी क्वांटिटी और वैल्यू यूज़ होती है हर टाइप के मटेरियल की, पहली चीज़। दूसरी चीज़, द एवरेज वैल्यू, द एवरेज क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेड मटेरियल्स और एक्सरसाइजेबल मटेरियल। देखो दोनों चीज़ें यूज़ होंगी, मटेरियल इम्पोर्टेड भी और एक्सेसिबल। ऊपर वाले पॉइंट में हमने क्या देखे थे कि हर डिस्क्रिप्शन का कितना कितना यूज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि एवरेज क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेड मटेरियल और एक्सरसाइजेबल मटेरियल यूज फॉर प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर इन इंडिया ऑफ पर्टिकुलर क्लास ऑफ गुड्स। यानी देखो सबसे पहले तो अपन ने देखिए कि एक ब्रॉड से चलते हैं। ठीक है, एक बड़ा पैमाना क्या होगा कि हमने देखे कि भैया कितना यूज़ होता है हमारे पास, क्या क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द क्लास ऑफ, यानी कि हमने सबसे पहले क्या देखा, एवरेज क्वांटिटी, किस चीज़ की क्वांटिटी या फिर वैल्यू, एक ब्रॉड पैरामीटर में देखे तो कितने इनपुट लगने वाले हैं वैसे के ही गुड्स को इंडिया में बनाने के लिए, कितने इनपुट लगने वाले हैं वैसे के ही मटेरियल को इंडिया में बनाने के लिए। फिर कितना उसमें यूज़ होता है इम्पोर्टेड मटेरियल का या फिर एक्सरसाइजेबल मटेरियल का यूज़ फॉर प्रोडक्शन। ठीक है भाई, कुछ मटेरियल टोटल हमने देख लिया इतना मटेरियल है, तो उसमें से कितना इम्पोर्टेड है और कितना एक्सरसाइजेबल है, सेकेंड स्टेप है। फिर तीसरा वो क्या कंसीडर करेगा, उन मटेरियल पे ड्यूटी कितनी पे होती है या फिर एक्सरसाइजेबल मटेरियल पे क्या कितना क्या पे होता है, द एवरेज अमाउंट ऑफ ड्यूटीज पेड ऑन इम्पोर्टेड मटेरियल और एक्सरसाइजेबल मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ द सेमीस SEMIS components and intermediate product which are used in manufacture of goods। उस प्रोडक्ट को बनाने में सेमीज, मतलब सेमी देख के लगता है कि बीच का वर्ड, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा था सेमीज मतलब ट्रक्स लॉरी टाइप की चीज़ें होती है। तो मटेरियल्स यूज कितने हो रहे हैं उसके कंपोनेंट्स और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में जिससे वो टूल्स जाके बन रहे हैं। ठीक, जैसे नट बोल्ट में कितना ड्यूटीज लग रही है, वो सब ड्यूटी हर चीज़ की हम देखेंगे, है ना। द एवरेज अमाउंट ऑफ ड्यूटीज पेड ऑन मटेरियल वेस्टेड इन द प्रोसेस और इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड कैटेलिसिस। अभी हम सिर्फ क्या देख रहे हैं कि हाँ भाई कितना वेस्ट होता है मटेरियल इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर और कैटेलिटिक एजेंट, यानी बीच के जो एजेंट जो
केमिकल रिएक्शन को एक संभावना मतलब पैदा करते हैं होने की। हाउएवर if any such waste or catalyst agent is reused in any process of manufacture or is sold, अगर वही कैटेलिस्टिक एजेंट फिर से हम यूज़ कर लें या फिर वेस्ट को हम फिर से यूज़ कर लें किसी भी प्रोसेस में, तो एवरेज अमाउंट ऑफ ड्यूटीज ऑन वेस्ट और कैटेलिस्ट एजेंट रीयूज्ड और सोल्ड शैल बी डिडक्टेड। तो उस केस में एवरेज अमाउंट ऑफ ड्यूटी जो भी इस वेस्ट पे लगी है उसको आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। वेस्ट पे जितनी ड्यूटी लगी उसको डिडक्ट करना पड़ेगा। ऊपर वेस्ट और कैटेलिस्ट एजेंट में कितना ड्यूटी दिया वही हमने देख लिया। अब नीचे हम देखेंगे द अमाउंट ऑफ ड्यूटी पेड ऑन इम्पोर्टेड मटेरियल और एक्साइजेबल मटेरियल यूज फॉर कंटेनिंग और पैकिंग द एक्सपोर्ट गुड्स, उसके पैकेजिंग में कितना मटेरियल यूज हुआ है। ठीक, एनी अदर इन्फॉर्मेशन। अब देखो अगर मैं ऊपर से नीचे तक आऊँ ना तो ये बिल्कुल भी टफ नहीं है। ठीक, कैसे आते हैं देखो, सबसे पहले हमने देख लिया कि एक ब्रॉड पैरामीटर में हमको क्या क्या लगता है, तो कितने इनपुट हमने देखे। ठीक, तो हमने क्या देखे कि भैया एवरेज क्वांटिटी और उसकी वैल्यू, किस चीज़ की क्वांटिटी और वैल्यू, हर क्लास ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल, हर टाइप का मटेरियल जो कि हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, जो हर टाइप का मटेरियल जो कि हम यूज़ करने वाले हैं उसके प्रोडक्शन में। फिर हमने क्या देखे, इस मटेरियल में से कितना जो है मेरा इम्पोर्टेड है ना, और कितना जो है एक्साइजेबल वाला है, मतलब कितना इम्पोर्टेड है और कितना इंडिजीनियस है। ठीक, इम्पोर्टेड है इंडिजीनियस है तो ऑफकोर्स हमने इन पर ड्यूटी पे की होगी, तो ड्यूटी कितनी कितनी पे की है, और इवन इनके सेमीज कंपोनेंट्स और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट पर जो यूज़ हुआ उस पर भी कितनी ड्यूटी है। फिर इसमें एक चीज़ और यूज हुई कि कैटलिस्ट और वेस्ट निकला होगा। ठीक है, वेस्ट और कैटलिस्ट को भी हमको कंसिडर करना है, किसको, वेस्ट और कैटलिस्ट को। ठीक है, लेकिन वेस्ट अगर आपने फिर से यूज़ कर लिया तो उसकी ड्यूटी को आपको माइनस कर देना है। ठीक है, अब ये वेस्ट वाला पॉइंट, हम कहाँ पर थे कि हमने कितनी ड्यूटी पे कर दी उसकी सेमीज वगैरह पे किया, और अंदर के कंपोनेंट पर भी हमने कितनी चीज़ें कितनी ड्यूटी पे कर दी है। उसके बाद क्या पॉइंट आएगा, जब हम उसकी पैकिंग कर रहे हैं तो हमको कितना उसमें पैकिंग में हमको कितना यूज हुआ इम्पोर्टेड या फिर एक्सरसाइजेबल मटेरियल, और फिर आखिरी चीज़ है अदर ड्यूटीज। तो मतलब बनने से लेके पैकिंग होने तक का सफ़र हमको हर कंपोनेंट की ड्यूटी, उसकी वैल्यू, क्वांटिटी वगैरह हमें इसमें ले करके आनी है। नाउ रिवीजन ऑफ रेट्स। अब जो मैंने ऊपर बोला था ना, सब चीज़ भूल जाओ। ऊपर हमने एकदम गलत बात कर रही थी। ऊपर हमने क्या बोले थे कि भैया रूल नंबर 3 को रिवाइज करके रूल नंबर 4 ला गया, ऐसा नहीं है। जो रेट्स रूल नंबर 3 में डिसाइड हुए ना उनका रिवीजन होता है रूल नंबर 4 में। ठीक है, उन 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 रेट्स का रिवीजन किस में होता है, सेक्शन नंबर रूल नंबर 4 में। द सेंट्रल गवर्नमेंट में रिवाइज अमाउंट और रेट डिटरमाइन अंडर रूल 3। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ डेट फ्रॉम विच, अब उसके बारे में कुछ दिया ही नहीं है रूल नंबर 3 के बारे में, इतना ही लिखा है कि भैया रिवाइज हो जाते हैं वो रूल नंबर 4 में। अब हम आते हैं रूल नंबर 5। अच्छा, रूल नंबर 5 के बारे में अभी हमने कुछ पढ़ा नहीं, हम सीधे 6 और 7 पढ़ेंगे, तब हमारा दिमाग की बत्ती जलेगी जब हम ब्रांड रेट और स्पेशल ब्रांड रेट की करें। फिलहाल अभी कोई दूसरा रेट आया ही नहीं है, ऑल इंडस्ट्री रेट पर ही हम कायम हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ डेट फ्रॉम विच द अमाउंट और रेट ऑफ ड्रॉबैक इज टू कम इनटू फोर्स एंड द इफेक्टिव डेट फॉर एप्लीकेशन ऑफ अमाउंट और रेट ऑफ ड्रॉबैक। मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ द डेट, कौन सी डेट फ्रॉम विच द अमाउंट और रेट ऑफ ड्रॉबैक इज टू कम इनटू फोर्स, कौन सी डेट से जो अमाउंट और रेट ऑफ द ड्रॉबैक है ये फोर्स में आएगा। ठीक, उसको डिटरमाइन करना। एंड द इफेक्टिव डेट फॉर एप्लीकेशन ऑफ अमाउंट और रेट ऑफ ड्रॉबैक, और हम कब से इसका एप्लीकेशन करेंगे इस रेट का। द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई द पीरियड अप टू विच एनी अमाउंट और रेट ऑफ ड्रॉबैक determined under rule 3 और रिवाइज अंडर रूल 4 एज द केस में भी शैल बी इन फोर्स। तो हमने ऊपर पढ़े थे कि वो जो ऑल इंडस्ट्री रेट रहता है वो एक पीरियोडिकली चेंज होता रहता है, और कोई भी रेट फिक्स नहीं होता, ये एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं। तो यहाँ पर वही बताया क्या, द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई द पीरियड, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो कितने पीरियड तक इन रेट्स को रखेगी जो कि रूल 3 में बने हैं या फिर रिवाइज हुए हैं रूल नंबर 4 में, यानी ऑल इंडस्ट्री रेट की बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट, वेयर
द अमाउंट और रेट ऑफ ड्रॉबैक इज अलाउड विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, यानी पुराने इफेक्ट के साथ अगर इनका इफेक्ट हम देखें तो सच अमाउंट और रेट शैल बी अलाउड फ्रॉम सच डेट, उस डेट से अलाउ हो जाएगा क्या, वेयर द अमाउंट और rate of drawback is allowed with retrospective effect. Such amount or rate shall be allowed from such date as may be specified by central government by notification in official gazette which shall, देखो यहाँ पर नहीं ये सब छोड़ोगी, क्या कौन देगा, तो गवर्नमेंट ही देगी, ऑफिशियल गैजेट में ही देगी, बस वो डेट किससे पहले नहीं होनी चाहिए, वो उससे अर्लियर नहीं होनी चाहिए जब डेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी हुआ था इनपुट्स पर, उसके पहले की डेट नहीं होनी चाहिए, ठीक। हाँ इतना ही है। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 16 और सेक्शन नंबर 83(2) ऑफ द कस्टम shall determine the amount or rate of drawback applicable to any goods exported under these rules. The provision of section number 16 or section number 83(2) of the Custom Act shall determine the amount or rate of drawback applicable to any goods exported अंडर दीज रूल्स। सेक्शन नंबर 16 वही वाला सेक्शन है जो बताता है किस दिन की हमको रेट लेना है ड्यूटी का, तो वो वही सेक्शन में जो होगा, और 83(2) उसी का पोस्ट वाले का है। उसके लिए दो तीन रहते कि भाई कब वो आपका वैसल आया, डेट ऑफ एंट्री या फिर डेट ऑफ अराइवल ऑफ वैसल या फिर डेट ऑफ एंट्री, डेट ऑफ अराइवल या फिर बिल ऑफ एंट्री वाली डेट में से जो भी लेटर हो या अर्लियर हो, ऐसा मुझे तो सेक्शन तुरंत में याद नहीं आ रहा है पर ये वही सेक्शन है। केसेस वेयर अमाउंट और रेट ऑफ ड्यूटी हैज़ नॉट बीन डिटरमाइंड। अच्छा यहाँ से ना थोड़ा सा हमको चेंज दिखाई दे रहा है कि भैया ऑल इंडस्ट्री रेट अगर डिटरमाइन ना हो पाए तो फिर आप आओ रूल नंबर 6 में जो कि बात करता है ब्रांड रेट की। इसके लिए तो आपको एप्लीकेशन देनी थी ज्यूरिडिक्शनल ऑफिसर को, ज्यूरिडिक्शनल कमिश्नर को जो कि एक्सपोर्ट की प्लेस पे हो, या फिर कमिश्नर ऑफ कस्टम को भी आप दे सकते थे। इसमें देखते हैं, और 3 महीने में देना था ये तो हमें उसमें बताया था, लेकिन ये इसके रूल में बताया जा रहा है वेयर नो अमाउंट और रेट ऑफ ड्रॉबैक हैज़ बीन डिटरमाइंड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गुड्स एनी एक्सपोर्टर ऑफ सच गुड्स। भैया उसको तो पता ही नहीं है ना कि उसके गुड्स पे कितना है क्या है, जो नए टाइप का गुड्स बना रहा है, तो वो विद इन 3 महीने कब रेलिवेंट फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ अमाउंट, ये क्या लिखा है, he may within 3 months from the date relevant for applicability of amount या फिर rate of drawback apply to the principal commissioner या फिर commissioner of custom, okay, as the case may be having jurisdiction, okay हमने बोले थे jurisdiction वाला over the place of export, ये भी हमने कर लिए थे, for determination of amount और rate of drawback thereof stating। अब वो क्या बताएगा, relevant fact बता देगा अपने बारे में, जिसमें कि क्या होगा कि भैया उसने कितना प्रपोर्शन ऑफ मटेरियल या फिर कंपोनेंट यूज़ किया है प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चर में, उसने कितनी ड्यूटी दे दिया है, ये सब। हाउएवर इन केस एन एक्सपोर्टर इज एक्सपोर्टिंग द अफोर्सेड गुड फ्रॉम मोर देन वन प्लेस, अगर वो तो फिर किसी भी ओवर एनी ऑफ द सेट प्लेसेस ऑफ एक्सपोर्ट से वो दे सकता है एप्लीकेशन। ऑन रिसीप्ट ऑफ द एप्लीकेशन, तो किसको एप्लीकेशन है, प्रिंसिपल कमिश्नर जिसका जुरिडिक्शन है आफ्टर मेकिंग और कोजिंग टू बी मेड सच इंक्वायरी एज इट डीम्स फिट, वो क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा, उसके पास और कोई काम नहीं है। डिटरमाइन द अमाउंट और रेट ऑफ ड्रॉबैक, फिर वो डिटरमाइन करेगा अमाउंट और रेट ऑफ ड्रॉबैक इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स, उन गुड्स के बारे में वो डिटरमाइन कर लेगा कि कितना होना चाहिए उसका रेट, ठीक। प्रोविजनल ड्रॉबैक वाइल मेकिंग एन एप्लीकेशन अंडर दिस रूल, जब आप इस रूल में एप्लीकेशन दे रहे हो 3 months फ्रॉम द विदिन 3 months फ्रॉम द डेट रेलिवेंट फॉर अप्लीकेबिलिटी ऑफ अमाउंट या फिर रेट ऑफ ड्रॉबैक, अमाउंट और एप्लीकेबिलिटी ऑफ रेट मतलब वो 16 या 83(2) की बात करें, उसके 3 महीने में अगर आपने अप्लाई कर दिया। एक्चुअली 16 ना एक्सपोर्ट वाले गुड्स की रेट के बारे में बात करता था, जो कि वो बिल देख के बता ही देते, लेकिन फिलहाल कॉपी भी मेरे पास नहीं, अगर मैं उठा तो फिर आएगा आलस, तो सॉरी, हम बाद में उसे चेक कर लेंगे, या नहीं बाद में। अभी बात आती है अगली वाली, क्या
For the said purposes, he may require हाँ while making an application under this rule. कौन से रूल में? रूल नंबर 6 में अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हो एंड एक्सपोर्टर में अप्लाई फॉर प्रोविजनल अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक, बोलेगा भैया कुछ तो दे दो, बोलेगा भैया कुछ तो दे दो, तो कुछ तो दे दो वो क्या बोलेगा? प्रोविजनल, यानी पक्का पक्का नहीं, कच्चा कच्चा, कुछ तो दे दो। तो प्रोविजनल अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक के लिए वो अप्लाई कर सकता है। द प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ कस्टम में आफ्टर कंसिडरिंग द एप्लीकेशन अलाउ द प्रोविजनल पेमेंट ऑफ एन अमाउंट। कितना दोगे? कितना दे दोगे भाई? नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट क्लेम बाय एक्सपोर्टर, जो एक्सपोर्टर क्लेम करा उससे ज़्यादा तो मत ही देना। बस कितना दोगे? तो जो वो बोल रहा है वो तो मत ही देना, उससे ज़्यादा मत, क्योंकि आपको भी नहीं पता है उसको भी नहीं पता है, तो कम से कम वो जो बोल रहा है उससे ज़्यादा तो मत देना। फॉर द सेट पर्पज ही में रिक्वायर द एक्सपोर्टर, अब ऐसा करने के लिए वो बोल रहा है कि हाँ चल इतना है, तो वो क्या मांगेगा? तो भैया जनरल बॉन्ड मांगेगा उससे। क्या मांगेगा? जनरल बॉन्ड फॉर सच अमाउंट एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज ही में डायरेक्ट, और टू एंटर इनटू अ बॉन्ड फॉर एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग द full amount claimed by the exporter as drawback in respect of particular consignment, and binding himself to refund the amount so allowed provisionally if for any reason it is found that the duty drawback was not admissible। कुछ नहीं बोल रहा है। दो टाइप के बॉन्ड में हो सकता है। एक है, पहला है क्या? जनरल बॉन्ड। जो जनरल बॉन्ड में क्या होगा कि जो भी अमाउंट और कंडीशन है वो डिसाइड करने वाला कौन होगा? वो डिसाइड करने वाला होगा एक मिनट, जनरल बॉन्ड फॉर सच अमाउंट एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज ही में डायरेक्ट, जो भी वो डायरेक्ट करे, मतलब डायरेक्ट कौन करेगा? तो ऑफकोर्स कमिश्नर है ना, कमिश्नर या फिर प्रिंसिपल कमिश्नर, वो जो डायरेक्ट करेगा वो। तो जनरल वाले में काम होगा प्रिंसिपल का। और जो आपका दूसरा टाइप का बॉन्ड है कि एक बॉन्ड जिसमें कि वो खुद को बाइंड करता है कि वो पूरे के पूरे अमाउंट का ही बॉन्ड दे दे, और वो अपने आप को बाइंड कर ले कि अगर 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 ड्रॉबैक नहीं होता है तो फिर वो पूरा का पूरा अमाउंट पे कर देगा। इफ़ फॉर एनी रीज़न इट इज़ फाउंड दैट द ड्यूटी ड्रॉबैक वॉज नॉट एडमिसिबल, मतलब अगर उसकी किसी भी रीज़न के कारण ये लगता है कि जो ड्रॉबैक है वो एडमिसिबल नहीं है, या फिर रिफंड जो है वो एक्सेस में है, और हमने एक्सपोर्टर को ज़्यादा दे दिया है। इफ़ इट इज़ फाउंड दैट अ लोअर अमाउंट वॉज पेबल एज अ ड्यूटी ड्रॉबैक, द बॉन्ड में बी रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड विद प्रिस्क्राइब श्योरिटी और सिक्योरिटी, फिर श्योरिटी या सिक्योरिटी के साथ उसको बॉन्ड देना पड़ेगा। फिर से देखते हैं, इफ़ फॉर एनी रीज़न, अगर किसी भी कारणवश ऐसा पाया गया कि इट इज़ फाउंड दैट ड्यूटी ड्रॉबैक वॉज नॉट एडमिसिबल, मतलब ड्यूटी ड्रॉबैक तो इसमें मिलना ही नहीं था, या फिर या फिर को छोड़ दो, ड्यूटी ड्रॉबैक वॉज नॉट एडमिसिबल पेड टू, इफ एनी पेड टू द एक्सपोर्टर, हम ये बीच का छोड़ दें, रिफंड छोड़ दो कि जो ड्रॉबैक था वो एडमिसिबल नहीं था लेकिन वो पे कर दिया गया प्रोविजनली, और अगर ऐसा पाया गया कि वो लोअर अमाउंट है जितना कि पेबल होना चाहिए, तो फिर इस केसेस में वो उसको श्योरिटी और सिक्योरिटी देने के लिए भी कह सकता है। बॉन्ड में तो केवल उसने कहा हाँ मैं दे दूँगा, अब वो बोलेगा नहीं इसके पीछे तो मैं एक सिक्योरिटी को, यानी कोई चीज़ गिरवी रखो या फिर एक श्योरिटी को लेके आओ। समझ आया? मैंने से थोड़ा बताया और समझने की कोशिश भी की हमने कि भैया या तो वो दे देगा एक जनरल बॉन्ड जिसकी टर्म्स डिसाइड करेगा, कंडीशंस डिसाइड करेगा, वैल्यू डिसाइड करेगा कौन? ऑफिसर, मतलब प्रिंसिपल कमिश्नर। लेकिन अगर वो जनरल बॉन्ड की अगर वो दूसरे बॉन्ड में आता है तो उसको फुल अमाउंट का बॉन्ड देना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद भी अगर बीच में कभी ऐसा लगता है कि जो उसको हमने दे दिए हैं ड्यूटी ये तो अलाउ ही नहीं थी, या फिर हमने ज़्यादा उसको रिफंड दे दिए जो कि अलाउ होना था, तो फिर वो श्योरिटी या फिर सिक्योरिटी भी मांग सकता है उससे। एंड द अमाउंट और रेट ऑफ ड्रॉबैक पेबल ऑन सच गुड्स इज फाइनली डिटरमाइन, अब फाइनली डिटरमाइन हो गया तो द अमाउंट प्रोविजनली पेड, मतलब जो अमाउंट उसने प्रोविजनली पे किया था टू सच एक्सपोर्टर शैल बी एडजस्टेड, उसको क्या करोगे आप? एडजस्ट कर लोगे किसके अगेंस्ट में? तो ड्रॉबैक फाइनली पेबल के अगेंस्ट में। एंड इफ अमाउंट सो एडजस्टेड इज इन एक्सेस और फॉल शॉर्ट ऑफ ड्रॉबैक फाइनली पेबल सच एक्सपोर्टर शैल रीपे टू द प्रिंसिपल कमिश्नर एज द केस में बी एक्सेस
और बी इंटाइटल्ड टू डेफिशिएंसी एज द केस में बी। फिर से देखते हैं, व्हेन द अमाउंट और रेट ऑफ ड्रॉबैक, अगर उसका अमाउंट या फिर रेट ऑफ ड्रॉबैक पेएबल ऑन सच गुड्स इज फाइनली डिटरमाइंड, अब पक्का पक्का हो कि हाँ ये इतना ड्रॉबैक है। द अमाउंट प्रोविजनली पेड, तो अब जो अमाउंट आपने प्रोविजनली पे किया था ना टू सच एक्सपोर्टर, किसने पे किया था? एक्सपोर्टर ने थोड़ी किया था, एक्सपोर्ट वो तो कमिश्नर ने पे किया था। शेल बी एडजस्टेड, अब उसको आप एडजस्ट कर लोगे, ठीक है। मतलब क्या होगा भैया कि या तो वो ज़्यादा अमाउंट आ जाएगा जब रिजल्ट होगा उसका, या तो फिर वो अमाउंट जो आएगा वो होगा कैसा, कम, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं, द अमाउंट प्रोविजनली पेड टू सच एक्सपोर्टर शेल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द ड्रॉबैक फाइनली पेएबल, मतलब जो भी फाइनल में आया ना उसको आपको एडजस्ट कर लेना है। किससे? भाई मैंने पहले तुमको 100 रुपये दिया और बाद में पता चला कि मुझे तो 50 ही देना था, तो अब 50 में तुमसे वापस ले लूँगा, है ना, सिर्फ 50 ही वापस लूँगा ना, अब 100 थोड़ी दूंगा मैं। तो वो यहाँ पर बोला गया है कि फाइनली पेबल एंड इफ द अमाउंट सो एडजस्टेड इज इन एक्सेस और फॉल शॉर्ट ऑफ द ड्रॉबैक फाइनली पेबल, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, तो फिर एक्सपोर्टर को रीपे करना है या फिर उसको एंटाइटल हो जाएगा वो डेफिशिएंसी के लिए, यही बोला, या तो वापस हो जाएगा या पैसा देना पड़ेगा। अब आता है क्या, रिवोकेशन ऑफ और डायरेक्शन टू विड्रॉ द रेट या फिर अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक डिटरमाइन अंडर दिस, where the central government consider it necessary so to do so, it may revoke the rate of drawback, amount of drawback determined under this rate, or may direct the principal officer to withdraw the rate of drawback or amount of drawback determined। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर कभी लगता है कि ये तो हमको रिमूव कर देना चाहिए, रेट को रिवोक यानी हटा देना चाहिए, तो वो कभी भी ऐसा कर सकती है, ठीक। हाँ, अब आता है रूल नंबर 7 जो कि बात करता है स्पेशल ब्रांडेज, जिसमें वो 80% वाला रूल था, उसकी मैक्सिमम चीज़ें हमने वहीं पढ़ ली थी, इसमें वही है 80%। हम बार बार उसको बात करके हम गलत ना प्रूव करें, सिर्फ एक रीडिंग ले लेंगे, ठीक है। वेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गुड्स द एक्सपोर्टर फाइंड्स दैट द अमाउंट और रेट ऑफ ड्रॉबैक डिटरमाइंड अंडर रूल 3, ठीक है ठीक है ठीक है। रूल नंबर 3 में देखो, रूल नंबर 3 में क्या हो रहा था कि सरकार ने बोला कि हाँ ये रेट पे आपको वापस मिल जाएगा। अब कोई ऐसा प्रोडक्ट आया, उसने बोला कि भैया इसका रेट तो सरकार ने बताया ही नहीं, इसका रेट तो इस प्रोडक्ट का रेट तो सरकार ने बताया ही नहीं, तो फिर वो जाएगा किसके लिए, ब्रांड रेट के लिए। एक बार उसको पता चला कि हाँ, एक बार उसको पता चला कि हाँ ये जो है ब्रांड रेट है, ठीक, तो अब वो ब्रांड रेट वाले प्रोविज़न में आ जाएगा, उसमें वो प्रोविज़न अप्लाई कर सकता है, उसको रिफंड मिल सकता है, नहीं मिल सकता। लेकिन अगर उसको ऐसा लगता है कि उसने जो पे किया, मतलब ये जो रूल नंबर 6 है और रूल नंबर 7 है और रूल नंबर 3 है, तो रूल नंबर 6 रूल नंबर 7 पे जाने के पहले का स्टेप नहीं है, यानी कि रूल नंबर 6 अपने आप में अलग चीज़ है, रूल नंबर 7 अपने आप में अलग चीज़ है। जिस बंदे को ऐसा लगता है कि उसका AIR के साथ उसका और AIR का मतलब उसके और AIR के बीच में डिफरेंस है, तो फिर वो रूल नंबर 7 में आके बोलेगा कि मुझे स्पेशल ब्रांड रेट चाहिए। वो ब्रांड रेट के बारे में तो सोचेगा ही नहीं, तो भले वो साउंड एक सा करते हो लेकिन वो एक्चुअली ब्रांड रेट नहीं है, ठीक है। तो अब हम आते हैं स्पेशल ब्रांड रेट में, जो कि रूल नंबर 7 है। Where in respect of any goods the exporter finds that the amount or rate of drawback determined under rule 3, देखो पहले उसने पहली वन में क्या किया, जो डिटरमाइन हो गया रूल 3 में, और एज द केस में भी रिवाइज अंडर रूल 4, 3, 4 हमेशा साथ साथ चलते हैं, तो ये चीज़ को तो छोड़ दो। उसको ऐसा लगा कि जो AIR है वो मेरे 80% ऑफ द ड्यूटीज पेड से कम है ना, मतलब मुझे जो मिल रहा है वो कम है, तो फिर वो जा सकता है किसके लिए, 3 मंथ्स में वो जा सकता है। एप्लीकेबल मेक एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल ऑफिसर कमिश्नर एज द केस में भी हैविंग ज्यूरिडिक्शन ओवर द प्लेस ऑफ एक्सपोर्ट। अब वो ज्यूरिडिक्शनल लिखा था, उसका ये मतलब नहीं कि वहाँ पर अलग ऑफिसर, यहाँ पर उसने उसी को इंग्लिश में ग्रामेटिकली लिख दिया और वहाँ उसने सिर्फ एक वर्ड में लिखा, ठीक है।
वो जा सकता है कि भैया हमारा रेट डिटरमाइन कर दीजिए, और वो जाने के साथ साथ क्या लिख लेगा, ऑल रेलिवेंट फैक्ट्स इंक्लूडिंग, क्या क्या लिख जाएगा वो, ऑल रेलिवेंट फैक्ट्स इंक्लूडिंग प्रपोर्शन इन विच द मटेरियल और कंपोनेंट आर यूज इन द प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ द गुड्स एंड ड्यूटीज पेड ऑन सच मटेरियल और कंपोनेंट, किस प्रपोर्शन में मेरे मटेरियल यूज हुए और कितनी मैंने ड्यूटी पे किया हूँ, किस प्रपोर्शन में मटेरियल यूज हुए हैं और कितनी मैंने ड्यूटी पे किया हूँ। ये दो चीज़ों को ले करके वो जाएगा। हाउएवर, लेकिन फिर भी, इन केस एन एक्सपोर्टर इज एक्सपोर्टिंग द अफोर्सेड गुड फ्रॉम मोर देन वन, तो ठीक है वो कहीं से भी जा सकता है, एनीवन, वही जो हमने पहले पढ़े थे। फिर एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट 3 मंथ 6 मंथ देखे थे हमने, ऊपर भी देखे थे 74 में, और यहाँ भी देख रहे हैं 75 में। 3 मंथ्स को बढ़ाने के लिए क्या कितना हो सकता है, और देखो यहाँ पर वर्ड क्या यूज है, 6 और 7 दोनों के लिए, 3 के लिए नहीं है, 6 और 7 दोनों के लिए। 3 के लिए क्यों नहीं है, क्योंकि क्या रूल 3 ने डेट बताया क्या कि आपको कब करना है सबमिट, वो तो बोलते हैं कि 3 मंथ फ्रॉम द एक्सपोर्ट, है ना, वो तो बोलते हैं 3 मंथ, लेकिन ये लोग बोलते हैं 3 मंथ फ्रॉम जब वो डेट डिटरमाइन होगी 16 और 83। तो यहाँ पर भी वही रूल है, 1% ऑफ FOB वैल्यू और फिर 1000 विच वही बात पास ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, अगर उसको 80% से कम लगे, प्रोविजन वर्क सेम वही है जैसा रूल 6 में था प्रोवाइडेड इन रूल 6, वही सेम, सब कुछ सेम है, रिवोकेशन वाला पार्ट भी वही सेम है। CBIC नहीं, CBIC has clarified that since safeguard duties and countervailing duties are not taken into consideration while fixing all industry rates, the drawback of the same can be claimed under an application for brand rate under Rule 6 or Rule number 7 of the Custom and Central Excise Duty Authorization drawback rules. क्या CBIC ने बोला कि भैया देखो, अच्छा आप इसको बड़ा लॉजिकली समझ, जब हम ऑल इंडिया रेट वाली बात कर रहे थे, ऑल इंडस्ट्री रेट वाली बात कर रहे थे, तो हमने कहीं पर भी इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया कि जो मेरे ऑल इंडस्ट्री रेट हैं उसमें मैंने कोई दूसरे टाइप की कस्टम की ड्यूटीज तो यूज़ किया ही नहीं, केवल कस्टम ड्यूटी बोल रहा था। तो इसके लिए यहाँ पर ये चीज़ यूज हुई कि वो तो आप आनी नहीं, वो तो एक रेट तय कर दिया सरकार ने जिसमें सब चीज़ है, उसमें क्या कंसिडरेशन है आपको नहीं है। लेकिन जब आप 6 और 7 में जा रहे हो तो आपको पता है ना कि आपने कितना दिया, क्या आपको पता है कि आपने कितना दिया, ये दोनों ड्यूटी आपने कितनी थी, कौन सी ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी और काउंटरवेंटिंग ड्यूटी, तो इनकी एप्लीकेशन में आप जा सकते हो यहाँ पर, किसके लिए 6 और 7 में, सेंट्रल एक्साइज कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ड्रॉबैक रूल्स के अंतर्गत। दिस इम्प्लाइज दैट ड्रॉबैक शैल बी एडमिसिबल ओनली वेयर द इनपुट्स which suffered safeguard duties were actually used in the goods exported as confirmed by verification conducted for fixing the brand rate। जब इस ब्रांड रेट को फिक्स करने का चल रहा था उस समय की पता कर ली फर्दर, और where imported goods subject to safeguard duties of a country duties are exported out of the country as such, अगर ऐसे चले जाएं तो फिर 74 एप्लीकेबल होता है। would also include the incidence of safeguard duties, countervailing duties as part of duties paid subject to the fulfillment। तो वहाँ हमने जो पढ़े थे वो बिल्कुल परफेक्ट पढ़े थे, यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं वो भी परफेक्ट है। वहाँ पर भी हमने पढ़े थे कि भाई वहाँ तो हमने पढ़े थे कि सब चीज़ का मिल जाता है, लेकिन यहाँ हमको ऑल इंडिया ऑल इंडस्ट्री वाले में नहीं मिलता, लेकिन दूसरे वाले में मिल जाता है। केसेस वेयर नो अमाउंट और रेट ऑफ ड्यूटी इज टू बी डिटरमाइंड, ओके, मतलब 6 में भी नहीं आ रहा, 7 में भी नहीं आ रहा है, तो फिर आओ क्लॉज नंबर 8 में, नो अमाउंट और रेट ऑफ ड्रॉबैक शैल बी डिटरमाइंड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गुड्स और क्लास ऑफ गुड्स अंडर रूल नंबर 6 और रूल नंबर 7 एज द केस में भी। इफ ये हमारी पढ़ी हुई चीज़ है तो ये तो वैसे ही निकल जाएगा। इफ अगर ऐसा कुछ हो जाए तो, इफ एक्सपोर्ट वैल्यू कहाँ से पता चलेगी, शिपिंग बिल से या फिर बिल ऑफ एक्सपोर्ट से, लैंड और सी और एयर, लैंड का ये, सी और एयर का ये, इस एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ सच गुड्स और क्लास ऑफ द गुड्स इन बिल ऑफ एक्सपोर्ट और शिपिंग बिल इज, अगर वो क्या हो जाए लेस देन द वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेड मटेरियल जो हमने बात कर ली थी,
इज नॉट मोर देन सच परसेंटेज एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफिकेशन ऑफिशियली एज इट स्पेसिफाइड। बस तीसरा पॉइंट नहीं आया आपको लग रहा है, क्यों नहीं आया? फिलहाल मुझे नहीं पता, जैसे ही पता चलेगा हम आपको बता देंगे। लेकिन मुझे अब भी फिर से पता चल गया, एकदम से मुझे पता चल गया। हमने यहाँ पर एक चीज़ और बात करी कि भाई आरबीआई चाहे तो वाले रूल को हटा सकता है, इसलिए रूल के अंदर ये चीज़ नहीं डाली है। ठीक, तीसरी कंडीशन रूल के अंदर नहीं डाली, वो अलग से कंडीशन, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रिवोक कर सकते हैं, इनको नहीं। आते हैं अगली, ठीक है, रूल नंबर 9। अच्छा देखो फिर से एक बार रूल की समझ रहे हैं तो 3 में हमने देखे कि भैया ऑल इंडस्ट्री रेट, 4 में उन्हीं को हमने रिवाइज करे थे। 5 में क्या देखे थे? 5 में हमने जो देखे थे वो मैं फिलहाल भूल गया हूँ, और हमने देखे थे कि डिटर्मिनेशन ऑफ डेट फ्रॉम विच द अमाउंट ऑफ रेट ऑफ ड्रॉबैक इज टू बिकम इनटू फोर्स एंड इफेक्टिव है। तो हमने देखे थे डेट कब से होता है, वो रिवाइज हो गया तो नॉट अर्लियर देन, और फिर वो 16 और 83 देखे थे। फिर 6 में हमने देख लिए थे कौन से रेट? ब्रांड रेट, और फिर 7 में स्पेशल ब्रांड रेट। 8 में हमने देख लिया कि अगर हमको पता ही ना चल पाए कि कितना हमको करना है, मतलब हम ऐसे केसेस जहाँ पर डिटरमाइन ही नहीं करना है कि कितना ड्यूटी पेएबल ही नहीं होगी, तो वो रूल नंबर 8 बताता है। उसमें उसने 2 केसेस बता दिए। अब हमारा रूल नंबर 9 में जो होता है अपर लिमिट, यानी ऊपरी लिमिट ज़्यादा से ज़्यादा कितना मिलेगा, तो इसमें 1/3 ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा ड्यूटी, कोई भी मेथड हो कुछ भी हो, 1/3 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। और ये सबके लिए एप्लीकेबल है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो शायद हमें ये चीज़ समझ आएगा। ओके, पावर टू रिक्वायर्ड सबमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स, रूल नंबर 10। कौन सी पावर? कि भैया डॉक्यूमेंट, जो हमारा इस पूरा चैप्टर का सबसे बोरिंग चीज़ है, power to request submission of information and documents, okay, for the purpose of determining the class or description of materials or component used in the production or manufacture of goods, or for determining the amount of duty paid on material। क्या बोल रहे देखो, फॉर द पर्पसेज ऑफ, अब ये छोड़ दो जो भी पर्पज है, इससे हमको मिलने क्या वाला है वो हम एकदम लास्ट में, एनी ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशली may require any manufacturer or exporter of the goods or any other person likely to be in the possession of the same to furnish such information and to produce such books of account and other documents as are considered necessary by such officer। मतलब हम इस ये जो हम पॉइंट पढ़ने वाले हैं उससे हमको ये पता चलेगा कि इन पर्पसेस के लिए, केवल और केवल इन पर्पसेस के लिए वो मांग सकता है हमसे। तो क्या पर्पस होते हैं भैया? वही पर्पस होंगे आपको, कौन से क्लास या फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल और कंपोनेंट यूज इन द प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर ऑफ डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ ड्यूटी पेड, भाई क्लास या डिस्क्रिप्शन और ड्यूटी। फिर दूसरा, वेरीफाइंग द करेक्टनेस और अदरवाइज ऑफ इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय द मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर और अदर पर्सन इन कनेक्शन विद डिटर्मिनेशन ऑफ। सबसे पहले तो हमको डिटरमाइन करना है कि कौन से क्लास और डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल या कंपोनेंट यूज हो रहा है उस प्रोडक्शन में या फिर मैन्युफैक्चर में, या फिर डिटरमाइन करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ ड्यूटी पे हो रही है। नेक्स्ट, वेरीफाई करने के लिए करेक्टनेस, जो कि इंफॉर्मेशन जो कि फर्निश किया इंपोर्टर, एक्सपोर्टर या फिर अदर पर्सन है। फिर दूसरी, फिर से हमें करेक्टनेस चेक करनी है, ड्रॉबैक के क्लेम की करेक्टनेस, और ऑब्टेनिंग एनी अदर इन्फॉर्मेशन कंसिडर्ड बाय द ईसीसी और सीसी एज द केस। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं। एसेस टू मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग यानी जहाँ पर मैन्युफैक्चर हो रहा है। क्यों करेगा वो एसेस? भैया पता लगाने के लिए क्या प्रोडक्ट बन रहा है, सही से है कि नहीं, कहीं गलत प्रोडक्ट तो नहीं बना है, क्या उसकी प्रोडक्शन प्रोसेस हो सकती है, ठीक है, कितना बनता है उसमें, कितना क्या यूज़ होता है, नॉर्मली कहाँ कितना यूज़ होता है, इस टाइप की चीज़ें पता करने के लिए वो आता है। तो हम ऐसा लिखेंगे तो नहीं, मुझे लगता है ये रूल नंबर 11 में आ सकता है, ठीक, क्योंकि ऑफकोर्स मैंने मेहनत किया हूँ। तो देखते हैं कि क्या है इसमें। Whenever an officer of central government specifically authorized in this behalf, इसको ऑथराइजेशन अगर चेक करना है तो किससे चेक करोगे आप? असिस्टेंट कमिश्नर या फिर डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ कस्टम, जिनको हमको सेटिस्फाई कराना था आइडेंटिटी के बारे में, अगर आपको याद हो तो 74 में आपकी ज्ञान की प्राप्ति फिर से हम करा दिए हैं, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं।
अगर 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 कोई ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफिकली ऑथोराइज्ड है, जिसको ऑथराइजेशन दिया असिस्टेंट या फिर डेप्यूटी कमिश्नर ने, अगर उसको ऐसा नेसेसरी लगता है कि द मैन्युफैक्चरर शैल गिव एक्सेस एट ऑल रीजनेबल टाइम्स, एक रीजनेबल टाइम में वो एक्सेस दे दे ऑफिसर को एवरी पार्ट ऑफ द प्रीमाइस चेक करने के लिए इन विच द गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड सो एज टू एनेबल द ऑफसाइड ऑफिसर टू वेरीफाई। क्या वेरीफाई करना है वो डिटेल में एक करना। पहला है प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस, ठीक। मटेरियल या फिर कंपोनेंट यूज, कैसी प्रोसेस है, उसमें क्या मटेरियल यूज हो रहा है। नेक्स्ट इंटाइटलमेंट फॉर ड्रॉबैक, ये ड्रॉबैक के लिए एलिजिबल है या नहीं। फिर पर्टिकुलर अमाउंट और रेट ऑफ ड्रॉबैक, ठीक। फिर से देखते हैं materials or component used, process of and the materials or component used for the manufacture of such goods or otherwise the entitlement of the goods for the drawback or for a particular amount or rate of drawback under these rules। इन चीज़ों को बता देते हैं कि आया जाता है क्या चीज़ें, मेनली प्रोसेस ऑफ एंड मटेरियल्स और कंपोनेंट्स यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सच गुड्स और अदरवाइज द इंटाइटलमेंट ऑफ गुड्स, या फिर वो देख सकता है कि क्या ये गुड्स इंटाइटल्ड है, मतलब वही जो मैंने बोला गलत क्वेश्चन है, तो इंटाइटलमेंट ऑफ गुड्स फॉर ड्रॉबैक और फॉर अ पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। इंटाइटलमेंट ऑफ गुड्स फॉर ड्रॉबैक, इंटाइटलमेंट ऑफ पर्टिकुलर अमाउंट और रेट ऑफ ड्रॉबैक अंडर दिस, किसी भी चीज़ के लिए वो आ सकता है। प्रोसीजर फॉर क्लेमिंग ड्रॉबैक ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड बाय पोस्ट, ड्रॉबैक एक्सपोर्ट लिखना है जैसा कि वहाँ भी हमने लिखे थे। फिर एक्सपोर्टर शैल डिलीवर द कॉम्पिटेंट पोस्टल ऑफिस टू फॉर्म ऑफ एट एनेक्सर 1 और ऐसा करके आपको दे देना है। द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ द एफोर्सेड क्लेम फॉर्म by the proper officer of custom from postal office shall be deemed to be the date of filing of drawback claim by exporter or the purpose of for the purpose of section number 75 and an intimation of the same shall be given by the proper officer of the custom to the exporter in such form as the principal। ठीक है, एक चीज़ तो हम देख चुके हैं। एक बार हम ऊपर चल के 75A हमने कहाँ पढ़े थे ये देख लेते हैं। 75A हमने जब पहली बार पढ़े थे तो वो कहाँ पढ़े थे, वो हमने 74 में ही पढ़े थे 75A के बारे में, और 75A में ही ये पोस्टल और इसकी उसकी बात हुई थी, है ना। तो 74 में ही हमने ये बात की थी, जो कि रूल नंबर 3 था, ठीक है ना। रूल नंबर 3 ही तो था। क्योंकि रूल नंबर 3 सबसे पहले हमको बता देता था एक्सपोर्ट के बारे में और फिर वो अलग हो जाता था। रूल नंबर 3 गुड्स एक्सपोर्ट बाय पोस्ट। यहाँ पर 71A था डेफिशिएंसी एनेक्सर और सॉरी एक्नॉलेजमेंट। अब जो हम बात करने वाले हैं वो किसकी बात करने वाले हैं कि एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चर गुड्स में पोस्ट ऑफिस का, तो ऑफकोर्स आपको लिख के देना है कि क्या लिख के देना है, the drawback export or the exporter shall deliver the competent procedure along with postal and a claim form and exam 1 में quarter applicate duly filed in the date of receipt of the aforesaid claim form by the proper officer of the custom from the postal authority shall be deemed the date of filing of drawback claim for exporter for the purpose of 75A and an intimation of the same shall be given by the proper officer of custom to the exporter in such form as the principal officer। कुछ नहीं है, वही है। स्टेटमेंट या फिर डिक्लेरेशन टू बी मेड ऑन एक्सपोर्ट्स अदर देन बाय पोस्ट, अगर पोस्ट से नहीं करे तो क्या क्या स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन देना। फिर से वही बात करेंगे, स्टेटमेंट अलग डिक्लेरेशन अलग। स्टेट कहाँ पे स्टेटमेंट होगा, आप शिपिंग बिल पे या फिर बिलिंग बिल ऑफ एक्सपोर्ट पे क्या दोगे, वही डिस्क्रिप्शन क्वांटिटी एंड अदर पर्टिकुलर, इसको हम ऊपर बहुत अच्छे से देख चुके हैं। और फॉर डिसाइडिंग वेदर, यहाँ पर एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं क्यों देना है, तो डिसाइड करने के लिए कि इंटाइटल है कि नहीं ड्रॉबैक से, और अगर है तो किस रेट पे। और डिक्लेरेशन क्या देना है आपको शिपिंग में, दो चीज़ें से स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन किस चीज़ का देना है,
कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये ड्रॉबैक के लिए कर रहा हूँ, आप चिंता मत करो, वो जो 2 पॉइंट है बिना चिंता करने की कि मैंने ड्यूटी पे कर दिया हूँ और यूज़ किया हूँ या नहीं किया वो भी मैं बताऊँ। तो यहाँ पर आपको कि यूज़ की तो बात नहीं करनी है। द क्लेम फॉर्म ड्रॉबैक है ये बताना है हमको। दूसरा, इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्यूटीज ऑफ कस्टम पेड ऑन द कंटेनर पैकिंग मटेरियल एंड मटेरियल यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सपोर्ट इस क्लेम एंड नो सेपरेट क्लेम फॉर रिबेट ऑफ ड्यूटी अंडर, कोई और किसी और सेक्शन में हमने क्लेम नहीं किए हैं रिफंड को। ये बताना है कि हमने जो इस प्रोडक्ट में यूज़ किया ना उसमें हमने इंपोर्ट ड्यूटी पे कर दी है और उसको हमने कहीं और रिबेट में क्लेम नहीं किया है, ठीक है। However, if the principal officer of the customer, as the case may be, is satisfied that the exporter or his authorized agent has, for reason beyond his control, failed to comply with the provision of this clause, he may, after considering the representation, if any, made by the exporter or his authorized agent and for reasons to be recorded, exempt such, वो तो वहाँ पर भी हम इस clause से exemption ले लेते थे तो यहाँ पर भी मिल ही जाएगा। Furnish to the proper officer, यहाँ पर प्रॉपर ऑफिसर को आपको क्या देना है, कॉपी ऑफ शिपमेंट इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट गिविंग पर्टिकुलर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ गुड्स टू बी एक्सपोर्टेड वेयर द अमाउंट और रेट ऑफ ड्रॉबैक हैज बीन डिटरमाइंड अंडर रूल नंबर 6 और रूल नंबर 7, द एक्सपोर्टर शैल मेक एन एडिशनल डिक्लेरेशन। रूल नंबर 6 और रूल नंबर 7 यानी कि स्पेशल रेट और ब्रांड रेट। रूल नंबर 7 है स्पेशल रेट, स्पेशल ब्रांड रेट और रूल नंबर 6 है ब्रांड रेट। अगर इसमें आपने किए तो आपको एडिशनल डिक्लेरेशन भी देना होगा। किस पे दोगे, शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट पर। वो डिक्लेरेशन क्या दोगे, कोई चेंज नहीं हुआ है, कोई चेंज नहीं हुआ है मेरे मैन्युफैक्चरिंग के फॉर्मूले में, क्वांटम पर यूनिट में, ठीक है, जो कि मैं यूज़ करता हूँ अपने मैन्युफैक्चर, कोई चेंज नहीं हुआ है मैन्युफैक्चर के फॉर्मूले में या फिर क्वांटिटी जो मैं पर यूनिट यूज़ करता था प्रोडक्शन में या फिर कंपोनेंट की क्वांटिटी। नेक्स्ट, द मटेरियल्स और कंपोनेंट्स विच हैव बीन स्टेटेड इन द एप्लीकेशन अंडर रूल नंबर 6 और रूल नंबर 7 हैव बीन imported continue to be so imported and are not being obtained from indigenous sources। क्या बोला इसमें, द मटेरियल्स और द कंपोनेंट्स विच हैव बीन स्टेटेड, जो कि हमने लिख के दिए थे कहाँ पर, रूल नंबर 6 और 7 की एप्लीकेशन में, टू हैव बीन इम्पोर्टेड, हमने ऐसा लिख के दिया कि वो इम्पोर्ट हुए हैं तो वो कंटिन्यू हो रहे हैं इम्पोर्ट होना, और हमने इंडिजिनियस नहीं किया है। दो चीज़ों के बारे में, एक चेंज के बारे में, दूसरा इम्पोर्टेशन के बारे में। चेंज के बारे में बताना है कोई भी चेंज फॉर्म नहीं हुआ है फॉर्मूला में मैन्युफैक्चर के, और क्वांटम पर यूनिट ऑफ इम्पोर्टेंट मटेरियल और कंपोनेंट में भी चेंज नहीं हुआ है। और साथ साथ द मटेरियल्स और कंपोनेंट्स विच हैव बीन स्टेटेड इन द एप्लीकेशन रूल नंबर 6 और 7 कि ये हमने इंपोर्ट किए हैं, हमने रूल नंबर 6 और 7 में बोले थे तो वो हमने इंपोर्ट ही किए हैं और उसको हमने इंडिजिनियस सोर्सेज से नहीं यूज किए हैं। मैनर एंड टाइम फॉर क्लेमिंग ड्रॉबैक ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड अदर देन बाय पोस्ट। मैनर एंड टाइमिंग, उस 74 में भी हम मैनर एंड टाइमिंग पढ़ते हैं, यहाँ पर भी हम मैनर एंड टाइमिंग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक शिपिंग बिल इन इलेक्ट्रॉनिक data interchange EDI under the claim of drawback or duplicate copy of shipping bill for the export of goods under a claim of drawback shall be deemed to be a claim for drawback filed on the date on which a proper officer of custom makes an order permitting the clearance and loading of goods for exportation under section number 51। इसमें से कुछ भी नहीं बोला है। एंड सेट क्लेम ऑफ फॉर ड्रॉबैक शैल बी रिटेन बाय द प्रॉपर ऑफिसर मेकिंग सच ऑर्डर। कुछ नहीं है। सेक्शन नंबर 55 में जैसे आपको लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल गया, जैसे आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल गया तो फिर जो इलेक्ट्रॉनिक शिपिंग बिल है ना, वो बिलिंग बिल आपको किस में देना है, शिपिंग बिल, इलेक्ट्रॉनिक शिपिंग बिल, वही मान लिया जाएगा जो 51 में आपको मिल रहा था, वही मान लिया जाएगा। नहीं, फिर से इलेक्ट्रॉनिक शिपिंग बिल इन इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, यानी कि जो सिस्टम है डाटा इंटरचेंज में सिस्टम, अंडर द क्लेम ऑफ ड्रॉबैक, जो आपने शिपिंग बिल दिया है ना या फिर ट्रिप्लिकेट कॉपी ऑफ शिपिंग बिल दिया है उसी को मान लिया जाएगा क्लेम फॉर ड्रॉबैक फाइल। और उसकी डेट कौन सी मानी जाएगी, उसकी डेट मानी जाएगी
जब भी ऑर्डर मिला था आपको सेक्शन नंबर 51 का, जब भी आपको ऑर्डर मिला था सेक्शन नंबर 51 का, और इसको वो रिटेन कर सकता है प्रॉपर। द सेट क्लेम फॉर ड्रॉबैक शुड बी अकम्पनीड बाय फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। कौन से डॉक्यूमेंट हैं? देखो हम ऊपर बात करते हैं ना एक्सपोर्ट की, हम एक्सपोर्ट में क्या बात कर रहे थे कि भाई आप इंडिजीनियस गुड्स भी यूज़ कर सकते हो और इम्पोर्टेड वाले भी कर सकते हो, तो दोनों के ही डॉक्यूमेंट्स होंगे, है ना, दोनों के ही डॉक्यूमेंट्स होंगे, और इम्पोर्ट के जो मटेरियल है उसके डॉक्यूमेंट्स अलग से हैं। तो सबसे पहला कॉपी ऑफ एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट और लेटर ऑफ क्रेडिट। सबसे पहली चीज़ क्या है? एक्सपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किए थे सामने वाले के साथ कि हाँ मैं तुम्हें एक्सपोर्ट करूँगा, वो कॉपी ऑफ ARE1। अब ये एक्साइज ड्यूटी वाला ही एक डॉक्यूमेंट होता है, हमारे लिए रेलिवेंट नहीं, लेकिन बस इतना है कि ARE1 अगर एप्लीकेबल है तो वो हमें देना है, और ये डॉक्यूमेंट एक्साइज से रिलेटेड होता है, ये बात पक्की है। नेक्स्ट, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट अगर जरूरी है तो। कॉपी ऑफ कम्युनिकेशन रिगार्डिंग द रेट ऑफ ड्रॉबैक वेयर द ड्रॉबैक क्लेम इज द रेट डिटरमाइंड बाय प्रिंसिपल ऑफिसर एज द केस में बी अंडर रूल 67। मतलब वो जो हमने कम्युनिकेशन दिए थे ना ड्रॉबैक को, वो भी इसके साथ जोड़ के दे देना है। इफ द सेट क्लेम फॉर ड्रॉबैक इज इनकम्प्लीट हो तो डेफिशिएंसी मेमो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर डेज 10 हो जाएंगे। वहाँ पर वो 15 डेज में दे सकता था, यहाँ पर वो 10 डेज में दे देगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है? इफ द सेड क्लेम फॉर ड्रॉबैक इज इनकम्प्लीट इन एनी मटेरियल पर्टिकुलर और इज विदाउट द डॉक्यूमेंट, क्लेम कंप्लीट नहीं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं, तो उसको रिटर्न कर दिया जाएगा विथ डेफिशिएंसी मेमो। ठीक, एज द केस में भी विद इन 10 days where exporter resubmits the claim after complying with the requirement specifying will be treated for completing the period of 1 month prescribed under 75A। 75A में जो 1 मंथ का पीरियड होता है ना ड्रॉबैक के लिए, वो अभी हम पढ़ने वाले हैं, वो छोड़ दो। फॉर कंप्लीटिंग द पीरियड ऑफ 1 मंथ प्रिस्क्राइब्ड अंडर 75A फॉर द पेमेंट ऑफ ड्रॉबैक टू द क्लेमेंट। 75A में जो 1 मंथ का पीरियड होता है मतलब उसके बाद ही इंटरेस्ट मिलता है या देना पड़ता है व्हाटएवर, तो ये 1 मंथ का जो पीरियड है ना उसमें टेस्टिंग ऑफ द एक्सपोर्ट गुड्स उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक, द टाइम टेकन इन टेस्टिंग ऑफ द एक्सपोर्ट गुड नॉट मोर देन 1 मंथ, 1 मंथ तक की टेस्टिंग का टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट एक्सपोर्टर शैल एंडोर्स ऑन द शिपिंग बिल, क्या देना होगा? शिपिंग बिल, द डिस्क्रिप्शन क्वांटिटी एंड अदर डिटेल्स या, ठीक है, तो हमको पता ही है। इफ शिपिंग बिल अंडर ड्रॉबैक इज सबमिटेड इलेक्ट्रॉनिक दैट इटसेल्फ विल बी ट्रीटेड एज क्लेम फॉर ड्रॉबैक। जो हमने शुरू में यूं ही समझ लिए थे उसको यहाँ पर फिर से घुमा फिरा के बात नहीं लेंगे। The drawback under these rules and interest, if any, shall be paid by the proper officer of custom to the exporter or the agent specifically authorized by वही जो है ऊपर कहते वही फिर से क्या है? द ऑफिसर ऑफ कस्टम में कंबाइन 1 और मोर क्लेम। देखो ये दिया किसको जाएगा? ऐसे तो नहीं है भाई, ये एक्चुअली दिया जाएगा किसको ये दिया जा सकता है एक्सपोर्टर को, या फिर अगर एजेंट को उसने स्पेसिफिकली ऑथोराइज किया है तो फिर उसे दिया जा सकता है ड्रॉबैक भी और उसके ऊपर का इंटरेस्ट भी। इंटरेस्ट के बारे में हम देखेंगे अभी। द ऑफिसर ऑफ कस्टम में कंबाइन 1 और मोर क्लेम फॉर द पर्पस ऑफ ड्रॉबैक एंड इंटरेस्ट इफ एनी, एज वेल एज एडजस्टमेंट ऑफ एनी अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक एंड इंटरेस्ट ऑलरेडी पेड एंड में इशू कंसोलिडेटेड ऑर्डर ऑफ पेमेंट। केवल एक कंसोलिडेटेड ऑर्डर ऑफ पेमेंट कर सकता है पिछले ऑर्डर्स को देख के और 2-3 ऑर्डर्स को मिला के एडजस्टमेंट करने के बाद। द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्रॉबैक एंड इंटरेस्ट इफ एनी शैल बी डीम्ड टू बी इन केस ऑफ पेमेंट बाय चेक द डेट ऑफ इशू ऑफ सच चेक। 3 दिन का चक्कर नहीं, जिस दिन भी ये चेक इशू हो गया वो डेट से लेके, या फिर अगर वो क्रेडिट हो गया डायरेक्ट में तो जिस दिन वो क्रेडिट हुआ है कस्टम हाउस के साथ जो भी उसका अकाउंट है उस डेट पर। सप्लीमेंट्री क्लेम रूल नंबर 16, where any exporter finds that the amount of drawback paid to him is less than what he is entitled to on the basis of amount of rate determined by the government, प्रिंसिपल कमिश्नर या फिर कमिश्नर ऑफ कस्टम। अगर आपका दिमाग की बत्ती चल गई तो बस मजा आ जाएगी।
सेंट्रल गवर्नमेंट AIR की बात करता है, प्रिंसिपल कमिश्नर किसकी बात करता है, या कमिश्नर ऑफ कस्टम किसकी बात करता है, रूल 607 जो कि ब्रांड रेट और स्पेशल ब्रांड रेट है। ही में प्रेफर अ सप्लीमेंट्री क्लेम इज स्पेसिफाइड फ्रॉम, सप्लीमेंट्री यानी उसी क्लेम को सप्लीमेंट करके दूसरा क्लेम फॉर्म कर सकता है। हाउएवर द एक्सपोर्टर शैल प्रेफर सच सप्लीमेंट्री फॉर्म विद इन पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, 3 मंथ्स में उसे करना है अगर वो रूल नंबर 3 या फिर 4 में है। where the rate of drawback is determined or revised under 6 or 7 from the date of, हाँ अभी यहाँ पर देखो 3 या 4 में डिसाइडेड है तो वो 3 मंथ्स कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ सच रेट इन ऑफिशियल गैजेट, फ्रॉम 3 मंथ्स फ्रॉम जब भी वो रेट डिसाइड हुआ ऑफिशियल गैजेट में उसके 3 मंथ्स। वेयर द रेट ऑफ ड्रॉबैक इज डिटरमाइंड और रिवाइज अपवर्ड अंडर रूल 6 और 7 फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेटिंग द सेड रेट, फिर तो जब उसको पता चला वो रेट है ना 6 और 7 में, तो उसको रेट पता चल जाता है उस दिन से, जिस दिन ये ऑफिशियल गैजेट में वो रेट आ गया AIR वाला उस दिन से 3 महीने में। ये तो बहुत ही अजीब है लेकिन वो है जो है। लेकिन अगर 6 और 7 वाले में है तो जब उसको रेट कम्युनिकेट कर दिया गया तब से। इन ऑल अदर केस फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट और सेटलमेंट ऑफ ओरिजिनल ड्रॉबैक क्लेम बाय द प्रॉपर ऑफिसर। फिर आता है एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट्स, वही 1%, वही 1000, वही 2%, वही 2000। द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सप्लीमेंट्री क्लेम फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन नंबर 75A शैल बी द डेट ऑफ अफिक्सिंग द डेटेड रिसीप्ट स्टैम्प। 75A में डेटेड रिसीप्ट स्टैम्प जब भी उसके ऊपर आ जाएगा और उसका एक्नॉलेजमेंट उसको मिल जाएगा, वो डेट को आप मान लोगे। रीपेमेंट ऑफ एरर्स और excess payment of drawback and interest where any amount of drawback and interest if any has been paid erroneously, मतलब गलती से उसको पे हो गया है और the amount paid so is in excess, यानी या तो गलती से पे हो गया या फिर एक्सेस में है जिसके वो इंटाइटल है उससे ज़्यादा, तो ऑन डिमांड बाय द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ कस्टम रीपे द अमाउंट सो पेड erroneously। फिर क्या होगा, व्हाट उस केस में द क्लेमेंट शैल, अगर डिमांड करता है प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द कस्टम तो उसको रीपे करना पड़ेगा वो एक्सेस, है ना, उसे वो एक्सेस रीपे करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे के 2-3 प्रोविजन बचे हैं वो देखते हैं।